का है और ये CD पे है। ठीक है, पहली प्रश्न पे देखते हैं। हिंदी मीडियम वाला इधर से देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाला इधर से देखेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अभी रात के समय है इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, आप लोग वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? ठीक है, द्वारा किया गया है। ठीक है, उसका सही उत्तर होगा जॉन डेवी। ठीक है, उनका क्या मानना था आज हम इसको भी जानेंगे, क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है, इसको जब तक क्लियर नहीं समझेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, किसका कहना था? जॉन डेवी का। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आप आराम से इधर ट्रांसलेट करके देख लीजिए, है ही सब कुछ। देखिए क्या है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, सिंगल पेरेंट वाले जो होते हैं चाइल्ड, वो। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करें जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो। देखिए, पहले ऑप्शन क्या लिखा है? इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार प्रकार के व्यवहार। कभी भी अगर जैसे मैं आप ही दो दोस्त हैं, ठीक है, एक को ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको बेइज्जती किया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? इसी तरह कभी भी भिन्न प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इससे बच्चों को कम गृह कार्य बिल्कुल नहीं देना चाहिए, कम से नेगेटिव सेंस उत्पन्न होता है। तीसरा देखते हैं, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध करना। स्थिर एकरूप, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। चौथा प्रश्न होगा ही, क्योंकि 3 जब गलती हो गया तो चौथा होगा ही। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार, है ना, समान व्यवहार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित ना ही हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन, इंग्लिश में कहता है एक्सलरेशन, ठीक है, का अर्थ क्या है? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्सलरेशन विथ रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है वो औरों की अपेक्षा क्या है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या है, उसका IQ ज़्यादा है। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे इसका क्या उत्तर होगा। देखिए, शैक्षणिक गतिविधि के संपादन में संवर्धन, बिल्कुल नहीं। उससे शैक्षणिक मुझसे क्या मतलब है? स्व शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन गति को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर, बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को, इससे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। जैसे ही अगर मैं पढ़ने में थोड़ा तेज हूँ, अब 4 क्लास में, अगर मुझे 5 क्लास या 6 क्लास में डाल दिया जाए तो मुझे एक उत्साह जगेगा, जिससे मैं क्या करूँगा, आगे पढ़ाई और ज़्यादा तेज करूँगा। ठीक है, इसीलिए उसको ग्रेड ग्रेड अगले उच्च स्तरीय में उसको भेजना चाहिए। ठीक है, और उनका उत्साह भी बढ़ेगा और वे अधिक सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, इसी चलिए इसी के साथ चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है ऑप्शन एक में। 5 पाठों के अंत में दिए, पाठ के अंत, ये नेगेटिव सेंस डिपेंड करता है। शिक्षक दिवस को पर कक्षा को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं होगा। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, बिल्कुल नहीं। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक, हाँ, नाटक क्या है, मौलिक नाटक, ये एक पॉजिटिव सेंस दर्शाता है। ठीक है, देखिए, जैसे राइट एंड ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो प्ले देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव दर्शाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या होता है ना, बच्चों में प्रतिभा को और अधिक जागृत करता है। ठीक है, जैसे मौलिक नाटक उसको बोलेगा खुद पे करने के लिए, उससे क्या है, उसकी प्रतिभा और जागृत होता है। ठीक है, यहाँ तक वो क्लियर हो गया है। अब 5वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले, शारीरिक गतिक, ठीक है, जैसे बॉडी कैनेस्थेटिक, ठीक है, शारीरिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? देखिए, इसकी अंतिम अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, कभी होगा। ठीक है, क्योंकि वाचक तो हो नहीं सकता, राजनेता तो हो नहीं, शल्य चिकित्सा हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या, कवि, वो जो लास्ट स्टेज में कवि हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पोएट। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक, आपको कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है,
अब हम ऑप्शन 2 चेक करते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक यार प्रतिभाशाली बच्चे मतलब हुआ सामान्य बच्चे से उसका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा होना। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते। ये बिल्कुल भी रॉन्ग बात है। अगर टीचर अच्छा से पढ़ाएंगे उसको तो वो काफ़ी अच्छा समझेगा। ठीक है, अब पसंद ना पसंद करने की क्या बात है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस, बिना किसी सहायता के अपने, ऐसा नहीं है प्रतिभाशाली बच्चे की किसी को सहायता नहीं, उसको भी सहायता चाहिए। जैसे हर हर क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको भी टीचर की मदद चाहिए। ठीक है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि इन बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होते हैं और यह जीवन के विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, स्वभावतः, ठीक है, अस्वभावतः लिखा गया है, स्वभावतः होगा अच्छा निष्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है 7वें नंबर, मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, संस्कृत में बिल्कुल नहीं, विकासात्मक अवस्थाएं बिल्कुल होगा। देखिए मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, देखो मिश्रित आयु वर्ग वाले क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई कमजोर, कोई तेज, कोई ये डिस्टेंट। ठीक है, एक तरफ से इंक्लूसिव होते हैं। तो इनके लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो विकासात्मक अवस्था, डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। विकासात्मक आवश्यकता का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होता है हम चेक करते हैं। ठीक है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, बिल्कुल ये सही आंसर होगा, विषमजातीय नहीं होगा। और प्रभावित है क्योंकि अप्रभावित नेगेटिव शुरू से ही देखते हैं। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय, जेंडर ये नेगेटिव सेंस दर्शाता है। अब हम समझते हैं आयु के अनुसार अधिक समजातीय क्यों है। देखिए यह नियम देश के सभी राज्यों में मान्य है। हाल ही में यह नियम जम्मू और कश्मीर में भी मान्य है। इसीलिए आयु के अनुसार क्या है, अधिक समझाती। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह मान्य है तो समझाती होगा ही। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो होगा विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित, या भिन्न नहीं होगा, ये गलत सेंस है, नेगेटिव। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। परिणाम से वृद्धि ये नहीं होगा, विषम जाति भी बिल्कुल नहीं होगा। विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, क्योंकि यह निश्चित व व्यवस्थित होता है, क्योंकि यह निश्चित और व्यवस्थित होता है, इसीलिए विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है, ऑर्डरली। क्या होता है, ऑर्डरली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में एस्केप होल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। देखिए ये किसकी ओर संकेत करता है, अनुरूपित शिक्षण बिल्कुल नहीं, पूर्व अधिगम की। देखिए एस्केप होल्डिंग से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ों के द्वारा छोटे को मदद करना, जिससे उसको पेंसिल नहीं पकड़ने आता है तो बड़ा क्या करता है, हाथ पकड़ पकड़ के लिखाता है। साइकिल नहीं चलाने आता है, बड़ा क्या करता है, उससे जो सीनियर होते हैं, टीचर होते हैं या कोई भी हो, उसके पेरेंट हो, उसको क्या करके पकड़ के जो सिखाते हैं, एस्केप होल्डिंग उसी सेंस में है। ठीक है, अब हम समझने हैं बाइगोस्की क्या कहते हैं, एस्केप होल्डिंग के बारे में बाइगोस्की क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहले आंसर जान लेते हैं। ये क्या है, सीखने में व्यक्तियों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब जानते हैं बाइगोत्स्की जी एस्केप होल्डिंग को क्या कहते हैं। तो बाइगोत्स्की ने एस्केप होल्डिंग को मचान बनाना कहा है, क्योंकि यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है। देखिए पहले जो बच्चे के पास ज्ञान होता है, उसके बाद उसके सीनियर और उसको कुछ पढ़ाता है, सीनियर मतलब टीचर या पेरेंट,
पहले बच्चा एक पैडल पर सीखना चालू करता है, फिर क्या करता है उसके पेरेंट्स उसको मदद करता है, तो क्या होता है दोनों पैडल पर सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा समझ में। तो वाइस्कुस जी ने इसको मचान बनाना कहा है। ठीक है, क्योंकि यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है, जिससे बच्चे को सीखने में मदद मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 11 नंबर पर। मैडम चाय खाती है वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। इसका डायरेक्ट आंसर पहली आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ विज्ञान के अनुसार चाय पी जाती है, पिया जाती है, ना कि खाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को क्या करता है? घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इसके लिए इसका क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। अब हम जानेंगे क्यों होगा। क्योंकि बुद्धि लब्धांक विद्यार्थियों के समान बौद्धिक एवं उसमें विद्यालय विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिज परिरक्षण डैश परिरक्षण का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों। मौखिक बुद्धि लब्धांक ये तो होगा ही नहीं। संस्कृति मुक्ति बुद्धि मुक्त बुद्धि लब्धांक कल्चर फ्री IQ हाँ, ये सही होगा। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस परिरक्षण में ये जो संस्कृति बुद्धि लब्धांक है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिज में परीक्षण जो है, ये क्या कहता है देखते हैं, सुनिए। इस परीक्षण में समस्याओं की व्याख्या करते समय कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है। जितना जितना वो समस्या हल करेगा वो कठिनाई स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम एक तरफ से कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, कोई भी गेम, उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 होता है ना, तो वही एक तरफ से गेम हुआ। ठीक है, कैंडल कैंडल टाइप के कुछ गेम आता है उसी तरह। ठीक है, उसमें क्या होता है? कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, जिससे बच्चे को और अधिक समय लगने लगता है, परंतु बच्चे से उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा जाता है। तो कोई भी गेम में देखिएगा पहले स्तर में थोड़ा आसान आता है, धीरे 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 क्या कैंडल कैंडल करके कुछ गेम है, कोई भी गेम ले लो, फिर भी बच्चे को कहा जाता है इसको यथासंभव जल्दी खत्म करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर, यह खाली स्थान भरना के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मनोविश्लेषण ये नहीं है। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेरिस्टिकल नीड। ठीक है, उसको जरूरत था तो बेच दिया। अब हम समझते हैं क्यों ये सिद्धांत मास्लो जी क्या कहते हैं। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो जी के द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, जिसमें उन्होंने मानव की दैहिक सुरक्षा, संवर्धन, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात व मानव का अभिप्रेरण इसी क्रम में गति करता है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 15 नंबर की तरफ चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजनाओं में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया। बहुबुद्धि सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा। सूचना प्रक्रम सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब समझते हैं गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत को 3 क्रमिक विषय वस्तु और उत्पाद में बांटा है। ठीक है, 3 संकरिम विषय वस्तु और उत्पाद में बांटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। सीखने डैश आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते क्या है इसको। देखिए, सीखने के लिए दिखा है आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध हो। ठीक है, कि सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये जो अनुदेशन है इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, अनुदेशन कक्षा शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे
व्यवस्थित रूप से कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को सीखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से लड़कों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तनों को धोने के लिए कहती है। ये प्रवृत्ति दर्शाता है। लड़कियां नाजुक होती है, ये तो बिल्कुल नहीं। लड़कियां बेहतर बिल्कुल नहीं होगा, देखने से कट गया। पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादिता भूमिका विद्यालय में भी होती है और यही रूढ़िवादी दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? रूढ़िवादी। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रवृत्ति विद्यालय में लैंगिक भेदभाव की भावना को दर्शाती है। लैंगिक भेदभाव, क्योंकि इस तरह का व्यवहार स्कूलों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या है। व्याख्यात पर कोई प्रभाव नहीं है, निर्मित पर प्रभाव नहीं। हाँ, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण शुद्ध कहता है। ठीक है, ये क्या होगा? 18 का 3 नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, अनिवार्य क्या है? दंडात्मक कार्य, गलत। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से की जाएगी, ये भी नहीं होगा। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा कौन? उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये 2019 के अनुसार अनिवार्य शब्द है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। क्या है? शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। बस सीडीपी में 30% है, इसीलिए आप लगातार कंटिन्यू देखते रहिए। हम कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की। 20 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, पाठ्य योजना में उद्देश्य स्पष्टता ये तो शामिल है। यहाँ शामिल नहीं पूछ रहे थे, क्या वो कटी शिक्षण ज्ञान, ये भी शामिल है। योजना की दृढ़ता, हाँ ये लग रहा है नहीं शामिल है। ठीक है, योजना क्या? दृढ़ता। क्योंकि अब हम समझ लेंगे क्यों नहीं शामिल है। क्योंकि पाठ निर्माण का उद्देश्य शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है, जिसमें शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान जैसे सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक क्लियर। अब अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीटेशन करके वीडियो देख लीजिएगा, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिगमकर्ता का स्व नियमन का क्या अर्थ है? देखिए, स्व नियमन का स्व अनुशासन नियंत्रण यही होगा, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। देखो, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर आवन लर्निंग। आवन लर्निंग क्या होता है ना, एक अनुभव प्राप्त होता है। क्यों? अर्थात जब कोई भी अधिगम करता किसी अनुक्रिया को स्वयं करता है तो वह उसे शीघ्र सीखता है। जैसे भी देखिए, देखते होंगे, कहावत सुना होगा, अगर आपके पास बाइक है तो आप किसी भी तरह से मोटरसाइकिल चला ही लेंगे। ठीक है, इसीलिए करके लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो खुद से जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी ज़्यादा सीखिएगा। अब हम 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण। देखिए, उनका लैब विद्यालय क्या था? प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो सके। ठीक है, उनका लैब विद्यालय समझ गए। अब हम चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। देखिए इसका क्या आंसर होगा? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, शिक्षकों को भार को हल्का, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाला तनाव, बिल्कुल नहीं। अनेकता में एकता, ये कहाँ से दर्शाए? क्या होगा? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। देखिए इसमें शिक्षक को भाग लेने, नए विचारों को प्रस्तुत करने और दूसरे को प्रोत्साहन करने में सहायक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 24 नंबर, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया करके आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बाएं तरफ वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ठीक है, इसको क्या चीज़ आवश्यकता होता है, नहीं होता है, चेक करते हैं। देखिए, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता, ये तो नहीं होगा। के लिए बाहरी पुरस्कार उसकी अवहेलना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त, हाँ यही होगा। क्या होगा? ये, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोधानुसार
बाहरी पुरस्कार अति औचित्य और आंतरिक प्रेरणा में की ओर ले जाता है, ठीक है, जिससे अभिप्रेरणा कमजोर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसके पर्याप्त नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं 25 नंबर उपलब्धि। यहाँ 25 नंबर यहाँ है, थोड़ा ऊपर नीचे करके, ठीक। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। असफलता, ये नेगेटिव, सफलता असफलता समान रूप से, ये भी गलती, ठीक है। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है, ठीक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक एटकिंसन और फैदर का मानना है कि उपलब्धियां प्रेरित व्यक्ति में सफलता प्राप्ति प्रवृत्ति और विफलता परिहार प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। इस प्रकार उपलब्धि अभिप्रेरणा एक प्रकार का सामाजिक प्रेरणा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय क्या है? डैश के सही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या उत्तर होगा? देखिए, पाठ्यचर्या में प्रकाश प्रकरण आवंटित गलत। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर हेतु चिंतन के लिए उचित समय प्राप्त हो सके। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 27 नंबर। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। देखिए, डाइवर्जेंट जो है एक तरफ से ओपन वाला है, ओपन क्वेश्चन जो ओपन इंडेड है ना वो है, और अभिसारी कन्वर्जेंट है ना क्लोज विंडेड है, ठीक है। ये क्या है? डाइवर्जेंट में हम लोग क्या, कुछ अपसारी में क्या होता है, अलग अलग तरह से सोचते हैं विचारते हैं, जैसे एक तरफ से चैलेंज हुआ, ठीक है। देखिए, क्योंकि इसमें वृहद स्तर पर योजना निर्माण, वृहद मतलब बड़े स्तर पर योजना निर्माण से संबंधित सुझाव अपेक्षित प्रश्न निहित होते हैं, इसीलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अच्छा, उसके दादाजी आए हैं, ये बिल्कुल आज आप बच्चे आप सही नहीं गलत। दादाजी आए हैं, उसके दादा दादी जी, अरे भाई दादाजी आए हैं तो दादी जी कहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, ये गलती हो गया। आप अपनी भाषा पर ध्यान, ये भी गलती हुआ। अच्छा, उसके दादाजी क्या होगा? 28 का पहला नंबर ये सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि यह वाक आदर भाव और व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अतः इसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। क्या होगा? बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर दादाजी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं मेरे प्यारे अनुसार? आज्ञापालन, अंडरपालन, ये तो बिल्कुल होगा। व्यक्तित्व और विनिमय, ठीक है, ये भी होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी और ए, ठीक है। अब हम 29 नंबर, ये सभी चरण नैतिक विकास की संकल्पना के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। क्या है? ये घटना का सही वर्णन 31, ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास सामाजिक 31, ये व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, ठीक है। यह क्या होगा? 4। मैं ऐसा करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनाए रखें। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइज, ठीक है।